एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6A ऑनवर्ड्स ऑफ द हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट 1973। तो जो सेक्शन 6A है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करता है? डिपॉजिट करने के बारे में बात कर रहा है। रेंट को डिपॉजिट करने की बात हो रही है। तो जहाँ पे रेंट डिपॉजिट कहाँ करेगा? जनरल सी बात है कि कोई भी आपका जो रेंट पे रहने वाला बंदा है, टेनेंट, वो किसको रेंट दे के आएगा? सिंपल सी बात आपकी है कि लैंडलॉर्ड को दोगे। लेकिन केस वहाँ पे फंस जाता है जहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लैंडलॉर्ड है और वो उसके रेंट को लेने से मना कर रहे हैं, सिचुएशन ये आ रही है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा? मतलब अब अगर सेक्शन के हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं कि किसी एनी अदर लॉ के अंदर बेशक आपका कुछ भी लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉट विद सेंडिंग एनीथिंग कंटेन या फिर एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। उसी टाइम पे आपका किसी और लॉ के अंदर बेशक कुछ भी रखा, उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कर रहे हैं? इफ़ ए लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ टू रिसीव, अगर आपका कोई भी लैंडलॉर्ड ऐसा है जो कि रिफ्यूज़ करता है रिसीव करने से, या फिर रिसीव तो कर रहा है लेकिन वो रिसिट ग्रांट नहीं करके देता, कि फीस की स्लिप जिसको मांगते हो ना आप जैसे, तो वो आपके उस रेंट की रिसिट को वापस नहीं कर रहा है लिख के। एनी रेंट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड। अब इसके अंदर आपकी क्या चीज़ हो रही है कि जब भी किसी रेंटेड लैंड और बिल्डिंग के रिगार्डिंग आपने कोई भी रेंट सबमिट तो करवाया, या तो वो मना कर रहा है सबमिट करने से, या फिर सबमिट करने के बाद उसकी रिसिट को आपको काट के नहीं दे रहा है, तो उस केस के अंदर क्या करा जाएगा? कब की बात हो रही है? जब उसको ऑफर करा जा रहा है उस टेनेंट के द्वारा। टेनेंट उसको बोलता है कि लो सर आपका ये रेंट आप ले लो, तो वो मना कर रहा है, या फिर उसने रेंट ले लिया लेकिन उसकी रिसिट काट के नहीं दी है, तो टेनेंट जो है वो में अप्लाई टू द कंट्रोलर फॉर द लीव टू डिपॉजिट द रेंट इन हिज ऑफिस। इसको याद रखना है। अब इसके अंदर क्या बोलता है कि जो आपका टेनेंट है वो अप्लाई कर सकता है किसको? कंट्रोलर को। किस लिए? टू लीव, किसके लिए लीव ले रहा है? टू डिपॉजिट द रेंट इन हिज ऑफिस, मतलब कंट्रोलर के ऑफिस में रेंट जो है वो सबमिट करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन लगा देगा। द कंट्रोलर शेल रिसीव द डिपॉजिट, वो अगर अलाउड कर देता है एप्लीकेशन को तो क्या करेगा? डिपॉजिट जो करेगा ना रेंट वाला जो आपका टेनेंट पर्सन, तो उसको वो रिसीव कर लेगा। एंड एग्जामिनिंग द एप्लीकेंट, जो पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई थी मतलब टेनेंट, उसको एग्जामिनेशन करेगा, उसकी पूछताछ करेगा, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है और सफिशिएंट ग्राउंड वहाँ पे दिखते हैं कि एप्लीकेशन आपके अलाउड करी जानी चाहिए, एंड इफ़ द एप्लीकेंट पे द फीस, फीस यहाँ पे किस फीस की बात हो रही है कि वो फीस जिससे वो क्या करेगा, जो कंट्रोलर है वो आपका क्या करेगा? नोटिस इशू करेगा उस मेन लैंडलॉर्ड को जो भी आपने नोटिस भेजेगा उसका खर्चा, और जो आपकी चार्ज लगेंगे इस प्रोसीडिंग के, तो वो खर्चे आपके यहाँ से फीस के साथ रिसीव कर लेगा। तो इसके अंदर वो क्या करेगा? यहाँ पे सेकंड क्लॉज में जाके व्हेन ए डिपॉजिट has been received under subsection 1 it shall be deemed to be the payment made by the tenant to his landlord in respect of the rent due। अब दोनों को कंबाइन पढ़े तो क्या कर रहा है? एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि ये यहाँ पे एक पर्सन है एक जो कि अपने ओनर को रेंट देना चाह रहा है इस तारीख को। अब वो क्या कर रहा है? इस तारीख को यहाँ पे ये सारा दिन मना करता रहता है, दोबारा फिर गया फिर मना कर दिया, इस दिन गया रेंट तो ले लिया लेकिन उसने रिसिट उसको देने से मना कर दिया। तो इस केस के अंदर क्या करेगा? यहाँ पे ये पर्सन आपका जो ए था वो कंट्रोलर के ऑफिस में जाएगा और एक एप्लीकेशन लगा देगा, बोलेगा कि मैंने उसको रेंट तो दे दिया लेकिन उसने रिसिट नहीं दी है, या फिर मैंने उसको रेंट देना चाहा था लेकिन वो रेंट ले नहीं रहा है। तो वो क्या करेगा? यहाँ पे इसके ऑफिस के अंदर वो जो कंट्रोलर होगा वो यहाँ पे एग्जामिन करेगा कि क्या ये ए पर्सन सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है तो उसकी एप्लीकेशन को यहाँ पे अलाउड कर दिया जाएगा, और वो क्या करेगा? 3 चीज़ें सबमिट करवा लेगा। एक आपकी जो एप्लीकेशन लगानी थी, एक एप्लीकेशन को ले लेगा, दूसरा उसके अंदर वो आपका जो रेंट था अमाउंट, उस अमाउंट को रख लेगा, और तीसरा उसके अंदर उसके ऊपर जो भी फीस लगेगी आपकी, चार्जेस किस चीज़ के चार्ज हो रहे हैं, ताकि नोटिस भेजा जाए उस पर्सन को जो आपका ओनर था, उसको नोटिस भेजने के लिए जो भी उसका खर्चा होगा उसकी फ़ीस भी वो वहाँ पे सबमिट कर लेगा। अब सबमिट कर लेगा तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से समझा जाएगा कि आपने डायरेक्टली जो रेंट है वो उस ओनर को ही सबमिट कर दिया है। अब लैंडलॉर्ड क्या करेगा? इसके बाद से ये सारी चीज़ें रिसीव करने के बाद कंट्रोलर ये चीज़ आपका क्या करा जाएगा? उसके नोटिस भेज के उसके ओनर को बुला लेगा और उसको सारी चीज़ें दे देगा, अपना रेंट ले जाए इसलिए इस तरीके से उसको नोटिस दे दिया जाएगा। जब रेंट उसको रिसीव कर लेगा तो कंट्रोलर को तो यही समझा जाएगा कि रेंट आपने लैंडलॉर्ड को ही दे दिया हो। तो ये सेक्शन आपका 6A था। अब सेक्शन 7 की बात करते हैं। सेक्शन 7 आपका क्या बात कर रहे हैं? रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड, मतलब आपके एक ऐसा रेंट जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था। कई बार हो जाता है कि आपको देने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपने फिर भी दे दिया है,
तो ये चीज़ हो रही है कि मतलब एक ऐसा रेंट जो कि दिया नहीं जाना चाहिए था, जिसे टेनेंट देने के लिए मतलब लाइबल भी नहीं था। एक तरीके से ये बात कर रहे हो कि ऐसा कोई रेंट जो कि उसके लिए लाइबिलिटी नहीं बनती थी टेनेंट की कि वो दे, लेकिन फिर भी उसने दे दिया, तो उसे वापस देने के लिए लाइबल। अब इसके लिए बात हो रही है कि क्या उसको वापस लिया जा सकता है या फिर वो वापस नहीं ले सकता। 1,000 रुपये आपका रेंट था, आपने दिए कितने, 2,000 रुपये। गलती में आपका 2,000 का नोट चला गया है, तो वो जो 1,000 एक्स्ट्रा आए या तो वो वापस करेंगे, एक ये चीज़ उसका राइट है कि ये तो वापस मांग सकता है। दूसरा, अगले महीने के लिए वो यहाँ पे बोल सकता है कि अगले महीने में सबमिट नहीं कराऊंगा, एडवांस में आपको 2 महीने के एक साथ आ गए, तो इस तरीके से एडजस्टमेंट भी कर सकता है वो। तो इसके अंदर बात हो रही है, तो जब वो वापस ले सकता है तो उसके लिए उसे पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट जिस दिन करी थी ना उस दिन के विदिन 6 मंथ अगर उसको वापस चाहिए तो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे पैसे वापस ले पाएगा। अब इस सेक्शन को पढ़ के देखते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं। वेयर एनी सम whether before or after the commencement of this act which has been paid, वो चीज़ आपकी दी जा चुकी है, which sum by reason of any provision of this act should not have been paid, मतलब कि जो कि नहीं दिया जाना चाहिए था वो have been paid मतलब दिया जा चुका है। such sum जो उसने दिया था at any time within a period of 6 month, किसका, दिए जाने के 6 महीने के बाद, 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट करी है इस दिन से लेके ये 6 महीने का उसके पास टाइम पीरियड रहेगा। बी रिकवरेबल बाय द टेनेंट, टेनेंट उसको रिकवर है जो कर सकता है। द लैंडलॉर्ड हु रिसीव द पेमेंट और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड मे विदाउट प्रीजुडाइज टू एनी मेथड ऑफ द रिकवरी बी डिडक्टेड विद इन सच 6 मंथ बाय सच टेनेंट फ्रॉम एनी रेंट पेबल बाय हिम टू सच लैंडलॉर्ड। उसके इसके में क्या करेगा कि उसके लिए उसे पेमेंट करने के 6 महीने के अंदर कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेशन लगानी नहीं पड़ेगी, फिर या तो लैंडलॉर्ड या फिर उसका एलआर जो है वो वापस पैसे दे देगा, या फिर वो क्या करेगा आगे के रेंट में भी एडजस्ट है जो कर सकता है। ये इसका मतलब यहाँ पे यही है कि या तो वो क्या करेगा कि जिस तरीके से आपके बता रखे हैं उसे फॉलो करके उसको वापस पैसे कर देगा, या फिर अगले 6 महीने के लिए यहाँ पे डिडक्ट कर लेगा, वो अगले 6 महीने का जो भी रेंट है मतलब पीछे का जो भी बचा हुआ या फिर आगे का है उसके अंदर आपका क्या करेंगे, यहाँ उनको आपने एडजस्टमेंट कर देनी है। तो ये आपका पैरा बता रहे हैं। एक्सप्लेनेशन बोलता है कि जो सेम एज मेंशन इन सीपीसी होंगे वही प्रोविजन यहाँ पे फॉलो करे जाएंगे। इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब वो भी आपका सीपीसी में जो बता रखा है उसका मतलब समझा जाएगा, और वो कहाँ पे दे रखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन, वो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बता सकते हो कि किस सेक्शन के कौन से क्लॉज में दे रखा है। तो ये सेक्शन आपका 7 नंबर था। अब आते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 बोलता है इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट एटसेट्रा ऑफ द लोकल अथॉरिटी। मतलब होता है अगर किसी ने कोई बिल्डिंग किसी को रेंट पे दे रखी है और अभी देने से पहले कोई टैक्स वगैरह है या फिर हाउस टैक्स हो गए जैसे सेस है या फिर कोई रेट वगैरह है, ये सब मतलब कि आपका क्या था कि किसी लोकल अथॉरिटी ने नहीं लगा रखा था, एक तो चीज़ ये है, या फिर लगा रखा था उसको उसने क्या कर दिया अब यहाँ पे सब देने पड़ते हैं, इनकी चीज़ के रिगार्डिंग है। अब आपका क्या बात कर रहा है, नोट विद सेंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक्ट के अदर प्रोविजन के अंदर बेशक कुछ भी दे रखा हो, ए लैंडलॉर्ड शैल बी इंटाइटल्ड टू इंक्रीज द रेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इफ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी, मतलब कि बिल्डिंग रेंट पे देने के बाद एक फ्रेश रेट, सेस और आपका टैक्स इज लिवाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग रेंटेड और आपकी बिल्डिंग या फिर रेंटेड लैंड बाय एनी लोकल अथॉरिटी, और इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सच रेट, सेस और टैक्स बीइंग लिवाइड एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इसके अंदर आपकी 2 चीज़ें बता रहे हैं। एक चीज़ क्या है कि जिस दिन आपने एक्ट आया आपका लास्ट टाइम के हिसाब से बात करें अगर, तो जिस दिन आपका एक्ट आया था उस दिन इस बिल्डिंग को आपने किराए पे दिया, और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या चीज़ हो रही थी, कुछ आपका रेट है, कोई सेस है या फिर टैक्स उसके ऊपर लग रहा था, ठीक है जी, यहाँ पे दे दिया। जिस दिन एक्ट आया उस दिन की बात हो रही है, तो ये लगाया जा चुका था। अब यहाँ पे आके आपने क्या किया, उस रेंट और आपका जो भी रेट वगैरह है, सेस और टैक्स था, उसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे आके बढ़ गया। तो जो जिस दिन आपने किराए पे बिल्डिंग दी थी उस दिन उसका किराया मान के चलिए 5,000 था, और जो आपके टैक्स वगैरह लग रहे हैं वो 1,000 रुपये टैक्स लगते थे, लेकिन इस दिन आके वो जो टैक्स है वो अब 2,000 हो गए हैं। पहले 1,000 देते थे, अब 2,000 वो मालिक दे रहा है उसका हाउस टैक्स वगैरह, तो जो रेंट आपका 5,000 है उसको क्या करेंगे यहाँ पे 6,000 या फिर 7,000 करा जा सकता है। एक तो ये चीज़ है।
एक तो मतलब कि लास्ट के पीछे के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि जिस दिन बिल्डिंग आपने किराए पे दी थी उस दिन लगे हुए थे वो टैक्स वगैरह, हाउस टैक्स वगैरह आपके दे रहे थे वो, लेकिन वो सिर्फ 1000 रुपये थे। बाद में क्या हुआ कि वो 2000 हो गए, तो अब जो रेंट वो दे रहा था 5000 रुपये, अब उसको बढ़ाया जा सकता है, ये यहाँ पे बात हो रही है। अब दूसरी इसके अंदर क्या चीज़ है कि अगर फर्स्ट के हिसाब से देखें तो क्या कर रहा है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी देने के टाइम पे यहाँ पे कोई भी टैक्स वो नहीं दे रहा था, सिर्फ 5000 रुपये किराया दे रहा था। लेकिन यहाँ चल के वो टैक्स वगैरह है जो बिल्डिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने लगा दिए, तो 5 प्लस आपका जो भी टैक्स भरेगा उसका कुछ हिस्सा जो उसके सिरे में आएगा उसके लिए, तो वो प्लस में यहाँ पे करके इसकी इंक्रीजमेंट करी जा सकती है। ये आपके इसके अंदर बता रखा है, इससे फालतू इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो वो टैक्स जो कि इस एक्ट के आने पे, जिस दिन एक्ट आया था उस दिन ही आपके लग रखे थे, एक तो ये चीज़ है, या फिर उस टाइम पे नहीं लगा हुआ था। अगर लग रखे थे तो उनकी आपने टैक्स बढ़ा दिया, उसका रेट बढ़ गया, और नहीं लग रखा था तो अब लगा दिया, तो दोनों केस में उसकी इंक्रीजमेंट आपकी करी जा सकती है। तो ये बात हो रही है आपकी। अब अगर दूसरा पॉइंट अगर देखने की ट्राई करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट इंक्रीज इन द रेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सच रेट। अब आपका मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकते हो, मतलब जैसे बताया ना 2000 रुपये आपके अब कर दिए हैं टैक्स, और 1000 रुपये पहले था, तो इसके ऊपर आप 1000 रुपये ही बढ़ा सकते हो, क्योंकि 1000 रुपये तो पहले था ही, 1000 से 2000 हुआ है, तो एक्स्ट्रा आपके 1000 बढ़ गए, तो 1000 रुपये तक उसके अमाउंट को आप बढ़ा सकते हो, इससे ज़्यादा बढ़ाओगे ही नहीं, ये आपका अलाउड नहीं करा जाएगा। Provided further that such increase in the rent shall be payable by the tenant from the date of dispatch of the written notice of the demand sent by the landlord to the under the register cover। अब इसके अंदर ये बात हो रही है कि जिस दिन उस लैंडलॉर्ड ने आपको नोटिस दे दिया था रेंट पे रहने वाले बंदों टेनेंट को कि आपके ऊपर ये इम्पोज कर रहा हूँ मैं लाइबिलिटी क्योंकि मेरा टैक्स बढ़ गया, तो उसी दिन से आपको देने पड़ेंगे पैसे, ये आपका प्रोवाइजो सेकंड है। सेकंड क्लोज आपको बोलता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और एनी कॉन्ट्रैक्ट, बेशक आपके अदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और अदर चीज़ों के अंदर कुछ भी दे रखा हो, किसी भी लॉ या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी दे रखा हो, जैसा सबसेक्शन 1 में दिए हैं इसके अंदर हिसाब से क्या है कि नो लैंडलॉर्ड शैल रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट और अमाउंट ऑफ द रेट सेस और टैक्स और एनी पोर्शन देयर ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड ऑक्यूपाइड बाय सच टेनेंट बाय एनी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द रेंट पेबल अदरवाइज सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। इसके अंदर यूँ बोल रहा है कि सबसेक्शन 1 के अंदर जैसा भी दिया है ना प्रोविजन, उसी के हिसाब से रेंट को इंक्रीज करने के लिए इंटाइटल होगा। इसके अलावा कोई चीज़ हो रही है तो किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई भी टैक्स आपका है, सेस है या फिर रेट इंक्रीज होते रहेंगे सबसेक्शन 1 के छोड़ के, तो उनके लिए आपका इंक्रीज नहीं करा जाएगा। जो यहाँ पे इंक्रीज करता है ऊपर वाले क्लोज के अंदर फर्स्ट वाले में, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे रिकवर करा जाएगा। तो ये आपका सेक्शन नंबर 8 था। अब चलते हैं सेक्शन 9 के। सेक्शन 9 आपका बात करता है कि लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन इम्यूनिटीज़। अब इसके अंदर आपका सेक्शन 9 को आगे के सेक्शन के साथ भी आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर आपकी जैसे सेक्शन 10 आएगा उसके साथ। तो 9 और 10 को मैं अगली वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।